नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि निकल कर आ रही है कोरोना के हवाले से। दरअसल में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना पूरे प्रदेश भर में। 24 घंटे में 505 कोरोना मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 2571 पहुंच चुकी है। होम आइसोलेशन में 2533 मरीज हैं, तो वहीं 24 घंटे में 412 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 384 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 96 संक्रमित मिले हैं। हिसार की अगर बात करेंगे तो यहां पर 2, सोनीपत में 3 और अन्य जिलों की भी अगर जिक्र करें तो पानीपत में 1, पंचकुला में 5 कोरोना मामले सामने आए हैं। रोहतक की बात करेंगे तो यहां पर 3 और यमुनानगर में 1 केस मिला है। भिवानी में 6 केस मिले हैं। झज्जर में 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में और प्रदेश भर में खासा तौर पर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 505 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी यहां पर 2000 के पार पहुंच चुके हैं। होम आइसोलेशन में 2000 से ज्यादा मरीज हैं। पानीपत में 1 मामला सामने आया है। पंचकुला से भी मामले नजर आ रहे हैं। तेजी से पूरे प्रदेश भर में कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देश भर में और प्रदेश भर में कोरोना का सितम, कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना की वजह से लोगों को खासा तौर पर परेशानी, जैसे हमने तस्वीरों में देखा था कि लगातार देखने को मिल रही थी। और एक बार फिर से कोरोना अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर राज्य की यहां पर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पानीपत में 1 मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं तेजी से अगर पूरे राज्य भर की बात करें तो कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 505 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 2571 पहुंच चली है। होम आइसोलेशन में 2000 से ज्यादा मरीज हैं। पानीपत की अगर बात करें तो यहां पर 1 मरीज सामने आया है। वहीं अन्य जिलों के अंदर भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का अगर बात करें तो गुरुग्राम में 384 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं फरीदाबाद में 96 नए मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं सोनीपत में मंगलवार को जनसेवा के 8 वर्ष और 100 से अधिक संपर्क विषयों पर अधिकारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मंगलवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये तीसरी बैठक सोनीपत में आयोजित हुई है। इससे पहले गुरुग्राम और हिसार में पहली 2 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं इस बैठक के बाद से ही पदाधिकारी क्षेत्रों से लेकर गांव स्तर पर 100 व्यक्तियों से संपर्क बनाएंगे और हरियाणा भर में 2 लाख लोगों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाएगा। हमारी तीसरी मीटिंग थी लगातार। एक मीटिंग पहले गुड़गांव में हुई जिसमें सभी सांसद, विधायक, मंत्रीगण बुलाए थे, पार्टी के सीनियर लोग बुलाए थे। उसके बाद सभी मंडल अध्यक्ष, उनके पालक और उनके प्रभारियों की मीटिंग हिसार में हुई 1 तारीख को। और आज अभी ये मीटिंग हुई है हमारे सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजक और प्रदेश की उनकी जो टीम है उनकी। और सभी को एक काम दिया गया है कि 5 मई मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 25 मई तक 2 लाख परिवारों को हम संपर्क करेंगे सूचीबद्ध तरीके से। हर नेता के जिम्मे लगाया है, मुख्यमंत्री जी से लेकर और हमारे जिले और मंडल तक के कार्यकर्ताओं की टोली संपर्क करेगी। और 26 तारीख को हम हर बूथ पर 100 परिवारों को संपर्क। हरियाणा में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनुपा धानक ने यहां पर बहादुरगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टोली। बहादुरगढ़ के 31 वार्डों के सीनियर कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर राय मशवरा किया। साथ ही उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक का कहना है कि आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये फैसला पार्टी का होगा कि पार्टी अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के सहारे मैदान में उतरेगी। जो भी वार्ड वाइज जो सारे साथी आए हैं, मैं इनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूं
और उनकी समस्याएं सुन करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। भाई बहादुरगढ़ के अंदर वार्डों में जो भी किसी भी वार्ड में कोई समस्या है तो उस समस्या को सुन करके उसका निवारण करने का काम करेंगे। इधर प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता से राजनीतिक पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस को कोई बड़ा उसका रोल नहीं है, उसी के नेता उसको खत्म करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको तो अभी उसका हरियाणा में जन्म भी नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार से खुश है और इस बार भी मोदी और मनोहर लाल को ही समर्थन देगी। कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है, 2 प्रदेशों में जहां इनका शासन है वहां भी इस बार हार जाएगी और ये बड़ी चिंताजनक। सांसद विजेंद्र सिंह एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भिवानी पहुंचे और लोगों से बिजली की समस्याओं पर इस दौरान उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिजली कट से लोगों को जल्द ही निजात मिलेगी। आने वाले कुछ दिनों में अब बिजली की हालत सुधरेगी और बिजली कट कम होगी। साथ ही बेरोजगारी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे के बारे में जानकारी सरकार को भी है और सरकार इसे और कम कर रही है और जल्द ही भर्तियां भी करेगी। हमने इस टाइम सारे खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म इसी को बोलते हैं सरकार के सामने, मोदी के सामने। आपने खुद भी देखा होगा टेलीविजन पे, ये मुद्दा तो रक्षा मंत्री के सामने बड़ी सभा में भी उठ चुका है। तो आप यदि ये माने कि सरकार अवगत नहीं है, बिल्कुल अवगत है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि जल्दी शुरू हो जाएगी भर्तियाँ, क्योंकि अभी तक की स्थिति यही थी। मैं डिफेंस कमेटी में भी हूँ, वहाँ पे भी इस तरह की बात की गई थी। तो यही था कि जी भर्तियां ना होने का कारण सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं है कि कोई और उसका कारण। फतेहाबाद में सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल परशुराम जयंती पर ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंची और परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई। सुनीता दुग्गल ने कहा कि सनातन परंपरा में 8 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम हैं। अक्षय तृतीया के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। साथ ही इस मौके पर सांसद ने महंगाई को लेकर भी चर्चा की और कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो कुछ भी हुआ है उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के भाव में तेजी आई है, लेकिन जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। फतेहाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर परशुराम जयंती के मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है। ब्राह्मण समाज का ये कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु के छठे स्वरूप के तौर पर उन्हें माना जाता है और उनके इस जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। उनके आदर्शों से हमें सीखने की जरूरत है। वहीं ईद के मौके पर पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी नेता औरंगजेब के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां औरंगजेब और उनके समर्थकों ने कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला ने मंच के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहली सरकार बीजेपी की है जिसके शासनकाल में बिजली से वंचित 18,000 गांव तक बिजली पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो पैसा केंद्र से आता था वो केवल 15% था, लेकिन बीजेपी राज में विकास राशि का एक एक पैसा पंचायतों में पहुंच रहा है। मैं मेवात की इस नुहू जिले में बुरिश गांव
बीसरू गांव में औरंगजेब के घर पे एक व्यवहारिक काम निर्वहन करने के लिए आया था, मगर उन्होंने बखूबी हमारे जिला अध्यक्ष भाई श्री नरेंद्र पटेल जी और हमारे गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन मंगला जी सहित के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा खड़ा कर दिया और ईद मिलन का बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम कर दिया है। तो इसी अवसर पर मैं सभी यहाँ के निवासियों को ईद मुबारक कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। तो तस्वीरें आपको पुन्हाना से दिखा रहे हैं, जहां पर देश के 18,000 गांवों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। बीजेपी समर्थकों ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया है और बीजेपी का ये कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया है। पुन्हाना से ये खबर है, जहां पर पुन्हाना केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला पहुंचे हैं। बीजेपी समर्थकों ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय पुरुषोत्तम रुपाला ने इधर ह्यूमन राइट्स फॉर जस्टिस के वकील दिलशेर सिंह से पंजाब के हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पटियाला में हुई हिंसक झड़प की निंदा करते हुए कहा कि ये पंजाब सरकार की नाकामी ही है, जो सोशल मीडिया पर पहले से ही शिवसेना के लोग सिखों को धमका रहे थे। वकील दिलशेर ने कहा है कि अगर पटियाला के एसएसपी मौके पर रहते, पहले कार्रवाई कर देते, तो ये झड़प हिंसा का रूप ना लेती। और क्या कुछ कहा है, आगे आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन पहले पटियाला में हुई हिंसक झड़प को लेकर जहां एक तरफ पंजाब पुलिस निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट जस्टिस फॉर ह्यूमन भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज हमारे साथ दिलशेर जी हैं। दिलशेर जी एडवोकेट जस्टिस फॉर ह्यूमन के मैं ये कहूँगा कि एक मेंबर हैं। आप सबसे पहला मेरा सवाल है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आखिरकार आप सरकार को क्या जताना या यूं कहें कि क्या बताना चाहते? ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਿਵ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ नहीं ਸੀ। ਇਹ शिव सेना बाल ठाकरे ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਢਿਆ है। ये सोशल मीडिया पे भी आ गया कि उन्होंने एकदम लेकिन हरीश सिंगला का एक बयान सामने ये भी आ रहा है कि मेरा जो पंजाब के अध्यक्ष हैं शिवसेना के, उनके साथ बनती नहीं, उनका ग्रुप और मेरा ग्रुप अलग है, इसीलिए वो मेरे से कन्नी काट रहे हैं और ये मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਦੋਬਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। आप एडवोकेट हो, आपको नहीं लगता कि दुख निवारण साहब गुरुद्वारे से लेकर माता काली का जो मंदिर है 2.5-3 किलोमीटर दूरी है और वहां से सिख जथेबंदी या सिख युवा जो है वो वहां से चलते हैं, मार्च निकालते हैं, और पुलिस का फेलियर है जो वहां महाकाली के मंदिर तक पहुंचते हैं और वहां पर पथराव? सर ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात। एक मोर्चा दुख निवारण साहब जो ब्रजेंद्र सिंह परवाना ने लगाया, जो हमारी सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रजेंद्र सिंह परवाना तो बैठा है दुख निवारण साहब,
कोई वीडियो, कोई इंसिडेंट दिखा दें कि वो उधर जहाँ पर ये काली माता का मंदिर है उधर क्लैश हुआ है, उसकी एक फोटो दिखा दें कि वो उधर इन्वॉल्व है। दूसरी बात, उसके अलावा एक मोर्चा लगा सकत्रेत के बाहर पटियाला के, जो भाई बख्शीश सिंह और अकाल यूथ की जथेबंदी जसविंदर सिंह राजपुरा उन्होंने लगाया, वो बड़ा पीसफुली था। एक रिपोर्ट ये आ गई कि उधर पथराव हो गया, कुछ जथेबंदी सिख जथेबंदियों के लोग उधर से पास हो रहे थे। पास जब हो रहे थे तो अंदर से मंदिर से जो पत्थर लगने के कारण वो टेंस माहौल क्रिएट हुआ। जब ये पता लग गया कि सिख जथेबंदी पर पथराव हो गया है मंदिर की तरफ से, तो वो सारी जथेबंदी उधर एकत्र होगी। एक तो फेलियर ये है पुलिस का, उनको उधर ही स्टॉप करते, जिन पे पथराव हुआ है उनको रेस्क्यू करते, उनको पीछे करते, जिन्होंने पथराव किया उनके ऊपर कार्रवाई करते। तो यही तो कारण है एसएसपी और आईजी और एसपी की तबादले हो गए, तो कहीं ना कहीं गाज तो उन पर गिरी है। सर गाज तो गिरी है, पर प्रॉब्लम ये है अब जो सिख जथेबंदियां उधर गई हैं, अब उनको जो एफआईआर कर रही हैं, परवाने की मैं आपको दोबारा बात कर रहा हूं कि परवाना तो दुख निवारण साहब बैठा है, उसको कैसे जोड़ेंगे इस इंसिडेंट से? वो तो एक हेल्पिंग हैंड बना पुलिस के लिए, उसने इंटिमिडेशन दी। एक सीनियर अपना जथेबंदी का आगू होने के तौर पर, एक सिख होने के तौर पर, एक शहरी होने के तौर पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको रोकें। उसको रोकने के बजाय आप उस पर एफआईआर करें। और ये भी पता लगा है कुछ और जथेबंदियां के मेंबर को भी नॉमिनेट किया गया, जिन्होंने ये कोशिश की है कि जो भड़के हुए जो ये क्लैश हुआ है उसको रोकने की कोशिश की है। और मैं इसको ऐड करना चाहूंगा कि एसएसपी नानक सिंह उधर मौजूद थे इंसिडेंट में, वो सारा इंसिडेंट देख रहे थे। वो ये खुद बात मानते हैं कि जो सिख जथेबंदियों ने उन्होंने सपोर्ट किया है, जो कुछ लोग ये खून खराबा कर रहे थे उनको रोका है, पर उन पर ही ये कर दिया इसलिए किया है कि कुछ शिवसेना के लोग इकट्ठे होकर जब फवारा चौक पर सिख जथेबंदियों ने मोर्चा लगाया कि इसके खिलाफ सिंगला के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, और जिस सज्जन के गोली लगी है जो अजनाला का रहने वाला है उसके खिलाफ पुलिस वाले जिसने गोली मारी उसके खिलाफ भी 307 का पर्चा दिया जाए, उसके रिटेलिएशन में ये क्रॉस एफआईआर सब हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि एडवोकेट जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स के सभी जितने भी आगू है उनका कहना है कि जस्टिस जो है वो दिलाना हमारा भी कर्तव्य है, लेकिन भगवंत मान को भी इस संदर्भ में आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पंजाब के लोगों से वायदा किया था कि पंजाब की खुशहाली और रंगला पंजाब बनाने की उन्होंने कसम भी खाई थी। बहरहाल अब आगे चल करके ये मामला ठंडे बस्ते में जाता है या और तूल पकड़ता है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के साथ मौजूदा विधायकों को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करने उनके निवास स्थान चंडीगढ़ राज्य भवन पहुंचे। वड़िंग ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री में जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल साइन किया गया है वो संविधान के खिलाफ है। राजा वड़िंग से खास बातचीत की है हर खबर के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने। आप भी सुनिए। आप ये देख सकते हैं कि इस समय तस्वीरें कि राजभवन से बाहर जो है राजा किसी भी समय बाहर आ सकते हैं अपने नेताओं के साथ। आज वो गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और पंजाब में कानून व्यवस्था के चलते ज्ञापन देने की बात जो है वो सूत्र बता रहे हैं। लगभग आधे घंटे के करीब जो है ये बैठक चली है, गवर्नर हाउस में ये बैठक चली है राजभवन में। और अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में राजा वड़िंग जो है बाहर आ रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग किसी समय बाहर आ सकते हैं और नेताओं के साथ, पंजाब के सीनियर नेताओं के साथ गवर्नर को मिले हैं। देखिए प्रताप सिंह बाजवा उनके साथ है और राजा वड़िंग के साथ प्रताप सिंह बाजवा है और साथ में चब्बेवाल, मौजूदा विधायक चब्बेवाल यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं राजा वड़िंग अंदर गवर्नर से बातचीत करने के उपरांत यहाँ पर पहुंचे। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर। आप सर किस मुद्दे लेके मुलाकात आज काफ़ी गवर्नर साहब ਨੂੰ मैं ਤੇ सीएलपी साहब ਤੇ तमाम साथी काफ़ी मुद्दों ਤੇ डिस्कशन हुई पंजाब के मुद्दों ਤੇ, लेकिन दो अहम मुद्दे सन। एक तो जिहड़ा MOU साइन किया है दिल्ली सरकार नाल पंजाब सरकार ने, और दूजा मसला जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर का है। ये दो असी मैमोरेंडम
ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। MOU ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ नहीं सकता, ये सरासर गलत साइन हुआ है, ये रद्द होगा 100%। कि उन्होंने कहा कि हम गवर्नर को MOU दे करके आए हैं, प्रताप सिंह बाजवा CLP नेता उनके साथ थे, और साथ ही राजा वड़िंग ने कह दिया 156 सेक्शन जो है और 166A जो सेक्शन है उसमें MOU किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ किया नहीं जा सकता, और यही कारण है उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से ये एग्रीमेंट, ये MOU जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच हुआ, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। ये साफ तौर पर राजा वड़िंग ने गवर्नर साहब के पास जाकर के ये चिंता जताई है, और गवर्नर साहब ने, जैसा कि राजा वड़िंग बता करके गए हैं, गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो इसे स्टडी करेंगे और उसे जो वाजिब एक्शन लेना होगा इस पर वो एक्शन लेंगे। राजनीति में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पंजाब में इस समय बहुत सरगर्म होती जा रही है। इस समय हम बिल्कुल राज्य भवन के बिल्कुल बाहर हैं और राजा वड़िंग भी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल से ही अपने हर कार्यकर्ता और साथ ही जिला के प्रधानों के साथ बैठक करने के बाद राजा वड़िंग ने यह बात कही थी कि आने वाले समय में पंजाब में विपक्ष की बखूबी भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी निभाने वाली है। उसी के चलते आज पहला कदम हम कहेंगे कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी टीम के साथ, अपने नेताओं के साथ गवर्नर से बैठक की है। देखते रहे हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। इधर कलायत रेलवे रोड पर कन्या स्कूल के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले दुकानदारों को लूटने आए बदमाशों को उल्टे पांव और खाली हाथ लौट पड़ा, क्योंकि जिस दुकानदार को लूटने के लिए लुटेरे पिस्टल लेकर आए थे, उन लुटेरों को शायद ये नहीं पता था कि दुकानदार उनके ऊपर ही पिस्टल से फायरिंग कर देगा। दुकानदार की ओर से लुटेरों पर किए गए जवाबी फायरिंग से लुटेरे भाग खड़े हुए। दुकान में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। मामले की जांच के लिए SP कैथल ने 4 टीमें गठित की हैं। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले भी इसी दुकानदार से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ये फायरिंग की सूचना हमारे पास आई थी। SHO कलायत भी, CIA 1-2 भी, मैं भी, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, SP साहब ने पूरी टीम, यहाँ 4 टीमें लगा दी हैं और हम इसको जल्दी से ट्रेस कर लेंगे। 2 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, वो फायरिंग करके निकल गए और इसने
शेखर ने बहुत बहादुरी का काम किया, इसने उनके ऊपर भी फायरिंग करी है, तो फिर वो अपनी जान की रक्षा करते हुए भाग के निकल गए और हम इसको जल्दी ट्रेस कर लिए। कितनी गोलियां चली और क्यों? गोलियों का तो नहीं कहा जा सकता, हमने 5-6 तो खोल उनके बरामद कर लिए और 5-6 गोली इनने शेखर ने चलाई थी। और अभी देख रहे हैं, सारी फुटेज लेंगे आसपास की। वो मोटरसाइकिल पे आए थे, जब भी कुछ कहा जाता। मामला ऐसा था, मैं दुकान बैठा था, 11:11 टाइम था, नॉर्मल कस्टमर रूटीन था। 2 लड़के बाहर से आए, उन्होंने फेस मास्क पूरा कवर किया हुआ था। मैं उनको पहले जान था कि मैं अक्सर दुकान को बोलता हूँ ग्राहक को, मैं अपना फेस मास्क नीचे उतार को तभी दुकान के अंदर आओ। वो लोग इस आने से पहले ही उन्होंने गेट पे आते ही फायर शुरू कर दिए, दोनों का हाथ में रिवॉल्वर मैगजीन। इधर रीढ़ रतिया में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जान माल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को बुझाने के लिए निकली थी, तभी अनियंत्रित होकर वो ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद इलाके में लगी आग को फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी ने बुझाया। सर, हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि हडोली पेट्रोल पंप के पास शॉर्ट सर्किट से तूड़ी के अंदर आग लगी है। जैसे ही हम फायर ब्रिगेड से गाड़ी लेके निकले, गांव रत्ताखेड़े के नज़दीक 1 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी की प्रेशर पाइप फटने की वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और बस स्टैंड के नज़दीक एक ट्रैक्टर और ट्राली ब्रेक न लगने के कारण उसके अंदर जा लगी। जैसे हमारे जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।